बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग पाकिस्तान से यूके यूनाइटेड किंगडम विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, और अगर आपका वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसका क्या सलूशन है, क्या हमें अपील करनी चाहिए, अपील अगर करनी है तो कैसे करनी है, जुडिशल रिव्यू में जाने से पहले क्या हमें कोई सहूलत दस्तयाब है कि हम अपनी जो है वो अपील कर सकें, उनसे रिक्वेस्ट कर सकें कि बराए मेहरबानी हमारे केस को दोबारा से देखें और आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जिन वजूहात की बिना पे डिसीजन लिया है उसमें बराए करम नज़रसानी फरमाएँ। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो कहलाता है पैप, PAP। पैप यानी प्री एक्शन प्रोटोकॉल। बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल है जो कि आप जुडिशल रिव्यू में जाने से पहले एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम, अपना पैगाम आपने लिख कर मुझसे रब्ता करना है और अपनी बारी का आपने इंतज़ार करना है। बराए मेहरबानी आपने कॉल नहीं करनी। आपके साथ मैं कम्युनिकेशन करूँगा, जब आपकी बारी आएगी मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले ये चीज़ जहन में रखें कि अगर आपका यूके का विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो जो फ़ीस आपने अदा की थी वीज़ा लेने के लिए, जो विज़िट वीज़े की फ़ीस आपने पे की थी, वो फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल होती है, यानी नाकाबिले वापसी होती है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जिस एजेंट ने, जिस कंसल्टेंट ने आपसे अपनी फ़ीस लेकर आपकी फ़ाइल तैयार की थी, आपका वीज़ा प्रोसेस किया था, उसकी कुछ भी फ़ीस हो सकती है। 5,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट हैं, मुख्तलिफ़ ट्रैवल एजेंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी फ़ीस होती है। तो वो जो उसने फ़ीस आपसे चार्ज की है वो भी नॉन रिफ़ंडेबल होगी। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमारा यूके का विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो हम उसकी अपील कैसे करेंगे, उसका हम कैसे गवर्नमेंट के साथ रब्ता करेंगे, इमिग्रेशन से रब्ता करेंगे कि बराए मेहरबानी हमारी फ़ाइल को दोबारा से देखा जाए। तो इसी बारे में ये पूरी एक तफसीलन वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक आपने इसको देखना है। पहला सवाल ये है कि क्या इसकी कोई फ़ीस होती है अगर आपने कोई अपील करनी है। इसमें दो तरीके हैं। अगर आप जुडिशल रिव्यू में जाते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इमिग्रेशन लॉयर जो है वो हायर करना होगा और वो आपसे अच्छे खासे पैसे लेगा। वो 2,000, 3,000, 4,000 पाउंड आपसे चार्ज कर सकता है। दूसरा जो तरीका है वो बिल्कुल फ्री है। आप उनके होम ऑफिस को एक फ़ॉर्मेट है, वो फ़ॉर्मेट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वो एक अपील फॉर्म है जिसको बेसिकली हम कहते हैं पैप, PAP, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। यानी आप इमिग्रेशन को ये कह रहे हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, आपने जो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है और जिन वजूहात की बिना पे आपने उसको रिफ्यूज़ किया है, तो हम उनको चैलेंज करते हैं। यानी देखें, बाज़ औक़ात वीज़ा ऑफिसर से गलती हो सकती है, तो आप वो जो दलाइल आपको बयान करता है, जो आपको वो रीज़न बताता है कि आपकी फ़ाइल में ये वाली गलती है, ये वाली गलती है, ये वाली गलती है, और आपको लगता है कि ये तो गलती नहीं है और मेरे डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, तो आप उसको चैलेंज करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जुडिशल रिव्यू में जाने से पहले मैं प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना चाहता हूँ, जिसको पैप कहते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। अगर आप बग़ैर किसी कंसल्टेंट के, बग़ैर किसी एजेंट के इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाह रहे हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस फॉर्म को डाउनलोड करें, उसमें वो रीज़न बयान करें जो आपके रिफ्यूज़ल लेटर में आई है और फिर उसका आंसर दें, जो उसको चैलेंज आप कर रहे हैं उसका जवाब लिखें और उसमें जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर ईमेल कर दें। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस लिंक को ओपन करें, फॉर्म को डाउनलोड करें,
और जो रीज़न उन्होंने बताई है कि उस पर भी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रीज़न है, क्या आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपका केस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद वीज़ा ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज़ल दे दिया है, तो आपने वो फॉर्म फिलअप करना है, उसमें आंसर करने हैं जो उन्होंने आप पर एतराज़ात लगाए हैं, आपने उसको काउंटर करना है। उसको चैलेंज आपने किया है तो उसको काउंटर भी करना है। तो काउंटर आंसर लिखने के बाद आपने उसको रिप्लाई कर देना है, ईमेल कर देना है होम ऑफिस को। ईमेल आईडी भी उसमें दिया हुआ है। तकरीबन 14 दिन जो है वो राउंड अबाउट लगते हैं, 2 वीक्स के वो आपको 3 तरह के आंसर कर सकते हैं। नंबर 1, पहला आंसर ये हो सकता है कि जी हमने जो आपको रिफ्यूज़ल दिया है वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप जुडिशल रिव्यू में जाना चाह रहे हैं हमारे ख़िलाफ़ तो बिल्कुल जा सकते हैं, हम आपको वहाँ पर भी इंशाल्लाह फेस करेंगे। नंबर 2, वो ये कह सकते हैं कि ठीक है जी, हम आपको हमने आपका केस देखा है, बिल्कुल हमारे वीज़ा ऑफिसर से जो है वो गैर दानिस्ता तौर पे मिस्टेक हुई है, आप अपना पासपोर्ट जो है वो दोबारा जमा करवा दें और हम आपको वीज़ा देने को तैयार हैं। और नंबर 3, वो ये कह सकते हैं कि आप हमें कुछ टाइम दें, तकरीबन 3 महीने का टाइम वो ले लेते हैं। उसमें वो आपके केस को दोबारा से रीओपन करेंगे और दोबारा से उस पर वर्किंग करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आपके साथ क्या मामला है, वीज़ा ऑफिसर ने किन वजूहात की बिना पे आपको रिफ्यूज़ल दिया है। दोबारा से सुने, नंबर 1, जुडिशल रिव्यू में अगर आप इमिग्रेशन लॉयर हायर करते हैं तो 3,000, 4,000, 5,000 पाउंड वो अपनी फ़ीस लेगा और आपका केस जो है वो कोर्ट में चैलेंज करेगा। नंबर 2, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं, जिसको पैप कहते हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जब आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर आएगा, जो आपके पास रिफ्यूज़ल का लेटर आता है, उस पर सबसे नीचे एक लाइन लिखी होती है कि आपके पास अपील करने का कोई राइट मौजूद नहीं है। बात समझ आ गई? यानी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो उसमें एक नीचे लाइन लिखी होती है कि यू हैव नो राइट ऑफ अपील, आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन आप कर सकते हैं, जिसको पैप कहते हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। वो पूरा फॉर्म आपने फिलअप करना है। अब वो कौन कौन से इतराज़ात लगाएगा, आपने उसको कैसे काउंटर करना है, क्या जवाब देना है, तो ये बग़ैर फ़ीस अदा किए हुए आपका वो मामला जो है वो अप्लाई हो सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आपको लगता है कि वीज़ा ऑफिसर ने जो ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, जो एतराज़ात लगाए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं और उन वजूहात की बिना पे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो फिर आपने अपील नहीं करनी, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में नहीं जाना और जुडिशल रिव्यू में भी नहीं जाना। एक आदमी को पता होता है कि यार मेरे अंदर ये खामियां हैं, और अगर वो वीज़ा ऑफिसर ने उसको पॉइंट आउट किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़ाइल को देखा गया है, तो आप मज़ीद अपना और उनका टाइम ज़ाया ना करें। लेकिन अगर एक आदमी को लगता है कि यार मेरा तो सब कुछ ठीक है, तो मुझे तो जुडिशल रिव्यू में जाने से पहले इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, तो फिर आप ज़रूर जाएं। इसके अलावा अगर आपने इमरजेंसी में जाना है, आपने वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ किसी की शादी है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी आपने, कोई आपका जल्दी वाला मामला था, लेकिन आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो अब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। अब आप दोबारा वीज़ा अप्लाई कर दें और जो वजूहात उसमें बयान की गई थी उसको काउंटर करें अपने कवर लेटर में। बहुत खूबसूरत कवर लेटर तैयार करें और पिछले रीज़न को काउंटर करें कि सर ये मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की थी, उसमें ये मामला था, आपने इन वजूहात की बिना पे मेरा रिफ्यूज़ किया है, मैं दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ। याद रखें, दोबारा आपको फ़ीस अदा करना पड़ेगी। फ़ीस की जो छोटे वीज़े होते हैं शॉर्ट टर्म के, यानी कि 6 मंथ वाले, उनके लिए आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएं। और डेफिनेटली अगर एक बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं एक बात कर रहा हूँ, और वो उठ के डायरेक्ट यूके का वीज़ा अप्लाई कर देता है, तो वो रिफ्यूज़ ही होना है। मैं अभी उस तरफ आता हूँ, आपको बताऊँगा कि किन वजूहात की बिना पे रिजेक्ट होता है। नंबर 1, किस बंदे को अप्लाई करना चाहिए, अपील करनी चाहिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। जिसके पास बड़ा टाइम है, जिसने जल्दी नहीं जाना, जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, लेकिन उसके पास 5 महीने 6 महीने पड़े हुए हैं, वो तो वैसे ही जाना चाह रहा था, अपनी फैमिली को मिलने के लिए, अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए, सैर व तफरी के लिए जाना चाह रहा था, उसको कोई जल्दी नहीं है, तो वो जनाब प्री एक्शन प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अगर ख़ुद करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप ये सर्विस किसी कंसल्टेंट से लेते हैं, किसी एजेंट से लेते हैं, हो सकता है कि वो 20, 25, 30 हज़ार रुपये आपसे लेगा, अपनी मेहनत के लेगा, आपके केस को स्टडी करेगा, प्री एक्शन प्रोटोकॉल अपील को तैयार करेगा, आपकी फ़ाइल के केस को स्टडी करेगा, उसमें हफ़्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, पूरा केस बना के आपको चेक करवाएगा और फिर उसको जमा करवाएगा। तो वो अपनी मजदूरी लेगा, अपने सर्विस चार्जेस लेगा, ठीक है जी। 15,000 भी हो सकते हैं, 25,000 भी हो सकते हैं, 40,000 भी हो सकते हैं, 35,000 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके केस में जान नहीं है, आपको रिफ्यूज़ल बिल्कुल सही मिला है, तो फिर आपने अपील में नहीं जाना।
नंबर 2, जिस बंदे के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है, उसने अर्जेंट जाना है, उसकी कोई मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस है, फैमिली को मिलना है, तो फिर वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के चक्कर में ना पड़े, वो दोबारा से वीज़ा जमा करवाए, उसकी फ़ीस पे करे और कवर लेटर के अंदर बड़ी खूबसूरती से तमाम ऑब्जेक्शंस के आंसर दे। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन किन चीज़ों पे लगता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक होता है यूके का टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा वो अप्लाई करते हैं जिनको वहाँ पे कोई नहीं जानता, जिनका कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं है, कोई दोस्त अहबाब नहीं है, वो एक ट्रैवलर हैं, दुनिया में घूमते रहते हैं, कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी किसी और कंट्री में। अब वो यूके जाना चाह रहे हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, तो वो एज अ टूरिस्ट अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास इनविटेशन मौजूद है किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से जो कि वहाँ पे हैं, माँ बाप की तरफ से जो कि माँ बाप वहाँ पे सेटल्ड हैं, या कोई दोस्त, कोई आपका फैमिली फ्रेंड वो आपको इनवाइट कर रहा है, तो वो कहलाता है यूके विज़िट वीज़ा। यूके टूरिस्ट वीज़ा, यूके विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़े में आपके पास इन्विटेशन होता है, टूरिस्ट वीज़े में आपके पास इन्विटेशन नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि हमें किन वजूहात की बिना पे प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए, जुडिशल रिव्यू से पहले हमें अपील में जाना चाहिए। नंबर 1, अगर आपने अपनी वीज़ा फाइल में बताया है कि आप बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं और वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपसे मुतमईन नहीं हो रहा और वो ये कहता है कि आप बिज़नेस नहीं करते, आप बिज़नेस करते हैं लेकिन आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और वीज़ा ऑफिसर ने लिख दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बिज़नेस नहीं करते, मैं आपसे मुतमईन नहीं हूँ, तो आप जो है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मुतमईन नहीं है लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तब भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके टैक्स रिटर्न सबमिटेड हैं, आपके टैक्स रिटर्न बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करते हो और वीज़ा ऑफिसर कह रहा है जी मुझे आपके टैक्स के मामला जो है वो समझ में नहीं आ रहे, हालांकि आप मुतमईन हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारी वजूहात की बिना पे बाज़ औक़ात वीज़ा ऑफिसर जल्दी में फ़ाइल को पढ़ता है और चीज़ों को अधूरा छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे को उसके माँ बाप इनवाइट कर रहे हैं लेकिन उसने वो वाला सेक्शन पढ़ा ही नहीं और आपको रिफ्यूज़ल दे दिया, तो वो आपके होम टाइज से मुतमईन नहीं है। आप उसमें अपना FRC लगाएं, MRC लगाएं, अपने होम टाइज को स्ट्रॉन्ग करें, टैक्स के रिटर्न्स लगाएं, बैंक स्टेटमेंट लगाएं, तो आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। आपने उसमें लिखा है कि आप जॉब करते हैं, वो आपको समझ रहा है कि आप बिज़नेस करते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं। आप बिज़नेस करते हैं, वो आपको समझ रहा है कि आप जॉब वाले हैं, उससे मिस्टेक हो गई, आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो उसने एतराज़ात लगाए हैं आपकी, देखें यूके जो वीज़ा देता है या रिफ्यूज़ करता है वो 2 चीज़ों को रख के करता है। नंबर 1 बैंक स्टेटमेंट और आपकी टैक्स रिटर्न। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जिस पे वो 95% जो है वो मेजर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। एक बंदा कह रहा है जी मैं साल का 12 लाख कमाता हूँ, टैक्स रिटर्न में वो बता रहा है कि मैं साल का 6 लाख कमाता हूँ, तो ये मिसमैच हो गया। बात समझ आ गई? क्योंकि जब आप यूके का वीज़ा फॉर्म फिलअप करते हैं वो आपसे पूछता है कि आपकी माहाना आमदन कितनी है। आपने वहाँ पे लिखा कि मैं माहाना 1 लाख रुपया कमाता हूँ, साल का 12 लाख कमाता हूँ, जबकि टैक्स रिटर्न में आपने गवर्नमेंट को बताया है कि मैं साल का 4 लाख या 6 लाख कमाता हूँ, तो ये स्टेटमेंट मिसमैच हो जाएगी, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। बैंक में आपके पड़े हैं जी मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए और आप जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपया महीना, तो अकाउंट में तो 1 लाख आ रहा है, उसमें से आपने घर के अखराजात भी करने हैं। 1 लाख में से 40,000 रुपये आपने खर्च कर लिए, 60,000 रुपये आपके पास बचे हैं। तो वो 60,000 रुपये अगर आप हर महीने बचा रहे हैं तो 6 महीने की स्टेटमेंट में आपने वो कितने पैसे जमा कर लिए, 3.5 लाख 4 लाख रुपये जमा हो गया। बैंक में 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो वीज़ा ऑफिसर आपको देखेगा बैंक स्टेटमेंट इतना कह रही है, इसकी इनकम इतनी है, तो वो मिसमैच हो जाएगा, तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। एक आदमी ने कहा जी मेरे पास जो है ना बैंक बैलेंस बहुत है। अब बैंक बैलेंस वो समझते हैं इस चीज़ को कि ये बंदा किसी से पैसे लेके उधार पकड़ के डाल सकता है। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया और फौरी तौर पे पैसा बैंक में डाल दिया तो ये बैंक स्टेटमेंट नहीं कहलाती, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने जो है आपकी बिज़नेस में आपकी जो इनकम है वो है आपकी 1 लाख रुपया महीना, आप बिज़नेस से अर्न करते हैं। देखिए बिज़नेस में कम ज़्यादा होता रहता है, एवरेज में बात कर रहा हूँ, तो एवरेज जो है वो आपने बताया कि मेरे पास जो आमदन आती है बिज़नेस से वो 1 लाख रुपये आती है। साल का मैं 12 लाख कमाता हूँ और टैक्स रिटर्न में आपने 12 लाख ही शो करवाया है कि मैं अपनी आमदन यहाँ शो करवा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वीज़ा ऑफिसर मुतमईन नहीं हो रहा, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। जब आप चैलेंज करेंगे तो उसमें ये प्रूफ देना है कि यार वाकई ये जो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है ये वीज़ा ऑफिसर की गलती की वजह से हुआ है। ठीक
ठीक है। बैंक में आपने बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस दिखा दी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस दिखा दी, तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। जब तक आप कवर लेटर में उसको ब्रीफ नहीं करेंगे, ये 5 लाख कहाँ से आया, 2 लाख कहाँ से आया, आपके पास कोई गाड़ी थी, गाड़ी बेच दी आपने तो वो गाड़ी के पैसे आ गए, ठीक है। आपके पास गोल्ड था, आपने गोल्ड बेचा, उसका पैसा आपने वहाँ पे डाला। आपको वालिदैन की तरफ से विरासत मिली है, प्रॉपर्टी में शेयर मिला है, उस शेयर का पैसा आपने अकाउंट में डाला है, तो आपने उसका प्रूफ देना है। आपने अगर गोल्ड बेचा है तो उसकी रसीद लगानी है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसका आपने एविडेंस लगाना है, आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उसका प्रूफ लगाना है। अगर आपकी सैलरी आती है तो सैलरी स्लिप्स लगानी है, आपको कंपनी की तरफ से बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, तो कंपनी की पे स्लिप्स लगानी है। अगर आपके पास बिज़नेस से पैसा आ रहा है तो वो डेफिनेटली अपनी इनफ्लो और आउटफ्लो की ट्रांजैक्शंस दिखानी है। बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं दिखाने हैं कि जी करोड़ों रुपए दिखा दिया आपने, लेकिन आपकी टैक्स रिटर्न्स कुछ और कह रही हैं। देखिए, बहुत से लोग समझते हैं कि जी पैसा हम डाल देंगे स्टेटमेंट में, करोड़ों रुपये डाल देंगे तो हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने उसको जस्टिफाई करना है कि एक तरफ आप अगर जॉब करते हैं, आपकी लाख रुपए एक महीने की तनख्वाह है, तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए बैंक में आना चाहिए, और फिर छोटे छोटे खर्चे वहाँ से, बच्चों की फ़ीसें देनी है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस करने हैं, ग्रॉसरी लानी है, तो कोशिश करें कि डेबिट कार्ड यूज़ करें अपना, ताकि वो ट्रांजैक्शंस मेंटेन। बेसिकली वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि ये बंदा जो है अपने मुल्क में कैसे रहता है, इसका लाइफस्टाइल क्या है, ये बैंकिंग चैनल को कैसे यूज़ करता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितना टैक्स पे करता है। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे लोगों का मिजाज ये है कि वो लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स के गोशवारों की बारी आती है तो आमदनी में वो जो है वो बात को छुपा लेते हैं और फेक स्टेटमेंट रिटर्न फाइल कर देते हैं कि जी हमारी तो आमदनी ही इतनी है, इस पर टैक्स नहीं बनता। बात समझ आ गई। तो जो अच्छे लोग होते हैं प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं। देखिए, आपके ऊपर अगर टैक्स बनता है तो आप उसको एडजस्ट करवाएं। आपके नाम पे कोई यूटिलिटी का बिल है वो एडजस्ट करवा लें। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो टैक्स विद होल्डिंग टैक्स अदा करते हैं, बिजली के बिल की मद में आप विद होल्डिंग टैक्स अदा करते हैं, उसको आपने एडजस्ट करवाना है, वो एडजस्टेबल टैक्स कहलाएगा आपका। ठीक हो गया जी। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात वो आपकी फैमिली से मुतमईन नहीं हो रहा, आपके होम टाइज से मुतमईन नहीं हो रहा, आप उसको चैलेंज करें कि यार ये मेरा FRC है, ये मेरा MRC है, देखो मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, और आप मेरी फैमिली से मुतमईन नहीं हो रहे। ये तमाम चीज़ें आपने चैलेंज करनी होती हैं। किसी भी अच्छे से कंसल्टेंट से आप रब्ता करें, आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपका केस को स्टडी किया जाएगा कि रिफ्यूज़ल लेटर में क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, और क्या आप उसे काउंटर कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये वीडियो तवील है, लेकिन उसमें सारे एस्पेक्ट्स, सारे एलिमेंट्स मैंने जोड़ दिए हैं। जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं, जिसको पैप कहते हैं। ठीक है, लेकिन ईमानदारी से आपने अपने आप को जज करना है कि मैंने वाकई अप्लाई करना है या नहीं करना। तो उसके बाद आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, अपना केस दिखाएं, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को पढ़ेगा, आपकी टैक्स रिटर्न्स को पढ़ेगा, और जो एतराज़ात हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, उसको पढ़ेगा, और फिर आपके साथ मीटिंग करेगा, उसके काउंटर आंसर्स तैयार करेगा। कोई 25,000 लेगा, कोई 30,000 लेगा, कोई 35,000 लेगा, लेकिन वो उनकी सर्विस चार्जेस हैं। और अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल खुद फाइल कर दें। ठीक है जी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से लिंक होगा, उसको उठाएं, फॉर्म डाउनलोड करें और उसको आप प्रोसीड कर लें। किसने अप्लाई करना है, किसने नहीं करना, मैंने वो भी सिखा दिया। कौन कौन से ऑब्जेक्शंस होते हैं, उन्हें काउंटर कैसे करना है, मैंने वो भी सिखा दिया। बैंक स्टेटमेंट और अपनी टैक्स रिटर्न्स को आपने कैसे लेके चलना है, वो भी सिखा दिया। 3 तरह की बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। एक बिज़नेस स्टेटमेंट होती है, यानी बिज़नेस अकाउंट होता है, एक आपका सैलरी अकाउंट होता है, और एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है। जो बंदा जॉब करता है उसके सैलरी अकाउंट्स में सैलरी आएगी, और अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आती है तो आपने उसको बताना है कि ये गोल्ड बेचा है, गाड़ी बेची है, पैसा कहाँ से आया। अगर बिज़नेस का अकाउंट है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बिज़नेस अकाउंट खुद ब खुद चल रहा होता है, उसमें पैसा आ रहा होता है, उसमें पैसा जा रहा होता है। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपके जो यूके के एक्सपेंसेस हैं, 7 डेज़ के, 10 डेज़ के, जितना दिन आपने वहाँ गुजारने हैं, वो खर्चे कवर हो जाए, प्लस उसका 3 गुना आपके पास पैसा पड़ा हो। मिसाल के तौर पे अगर आपका खर्चा आ रहा है 5 लाख रुपए, तो आपके अकाउंट में 14-15 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। एक बंदे की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से बहुत से लोग अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लगाते हैं, बिज़नेस की अलग होती है, सैलरीड अलग होती है। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बैंक स्टेटमेंट का मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन वो वीडियो भी आप चैनल में आकर ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि यूके वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाए तो
आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल में कैसे जाना है बिफोर एंट्रिंग इनटू जुडिशल रिव्यू। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, रब्ता कर लें, अपना केस स्टडी करवाएं, डेफिनेटली उसके भी चार्जेस हैं। सर्विस लेंगे फिर उसके भी चार्जेस हैं। अगर आपके शहर में कोई करीबी अच्छा कंसल्टेंट है तो उसको विज़िट कर लें। नंबर मेरा दोबारा से नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।